वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस एग्जाम के जीके जीएस के क्वेश्चन। दोस्तों, इस सेट में हमारे द्वारा टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, इस सेट से लगभग आपके एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण और वन जीव संरक्षण के इतिहास में वर्ष 1957 में स्थापित किया गया राज्य का सबसे पहला वन जीव अभयारण्य कौन सा है? तो दोस्तों, 1957 में जो वन जीव अभयारण्य स्थापित किया गया था वो उसका नाम है चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए की गई थी। नोट: हस्तिनापुर जो है राज्य का सबसे बड़ा और महावीर स्वामी सबसे छोटा अभयारण्य है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा सबसे पूर्वी पुरातात्विक स्थल है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, वह जो है दैमाबाद है। हिंडन नदी के तट पर दैमाबाद स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है। इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के राज्य व्यवस्था और आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 356। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों और जो भी वीडियो हमारे द्वारा लाया जा रहा है वो आपको सही लगते हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% यह क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सामान्य भौतिक विज्ञान के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों के अनुसार दाब को मापने की मानक इकाई क्या है? तो दाब को मापने की इकाई जो होती है, दाबिएगा तो पास हो जाइएगा, किसी को दबाइएगा तो वह पास हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये ट्रिक से आपको इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका जो एसआई इकाई जो है पास्कल है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है। जूल कार्य बटा ऊर्जा का है, न्यूटन जो है बल का है, और वाट जो है शक्ति का है, ये आपको याद रखना है। ये भी आपके मात्रक यानी एसआई इकाई से इस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश वन राज्य रिपोर्ट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो उस जिला का नाम है सोनभद्र। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वनाच्छिद्र जिला है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश का संत रविदास नगर भदोसी सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला, ये आपको याद रखना है। और ये सोनभद्र तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि ये जो है उत्तर प्रदेश का ऐसा राज्य है जो 4 राज्यों से सटा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय कर प्रणाली और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने वाली जीएसटी परिषद का उल्लेख संविधान के किस नए अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है अनुच्छेद 279 का ए में।
इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 101वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 279A जोड़कर जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया। इसके अध्यक्ष देश के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान और कार्यालयों में दैनिक रूप से उपयोग होने वाले दस्तावेजों के प्रारूप यानी पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये फुल फॉर्म है पीडीएफ का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका आविष्कार एडोब कंपनी ने किया था ताकि किसी भी कंप्यूटर या फ़ोन पर फाइल का लेआउट बदलने बिना उसे आसानी से पढ़ा और शेयर किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों वह आंदोलन का नाम है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों को तिनकटिया प्रणाली से मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी ने 1917 में यह आंदोलन चलाया था। यह भारत में उनका पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। दोस्तों आपको हमें कमेंट में ये बताना है कि इन्हें जो बिहार के चंपारण जिले में ले जाना था, इन्हें कि गांधी जी को कौन आमंत्रित किए थे, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के भूगोल और पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है दोदा बेटा। नीला कौन होगा? बेटा। ये आपको ट्रिक से याद कर लेना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दोदा बेटा नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नोट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, ये आपको याद रखना है। और ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशालय के प्रशासनिक पदानुक्रम के अनुसार एक जिले में पुलिस क्षेत्राधिकार का पद किस रैंक के पुलिस अधिकार के बराबर होता है? तो दोस्तों यह होता है, विकल्प ए और बी को देखेंगे, पुलिस उपाधीक्षक और सहायक पुलिस आयुक्त, ये दोनों के पद जो है बराबर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रांतीय पुलिस सेवा या आईपीएस के तहत आने वाले पुलिस उपाधीक्षक को ही जिलों में क्षेत्राधिकार का प्रभार दिया जाता है। वहीं जिन शहरों में कमिश्नर रेट प्रणाली लागू है वहाँ इसी पद को सहायक पुलिस आयुक्त कहा जाता है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की अनूठी लोक सांस्कृतिक और त्योहारों के अंतर्गत दुनिया भर में प्रसिद्ध लठमार होली मुख्य रूप से राज्य के किस स्थान पर खेली जाती है? तो दोस्तों लठमार होली बरसाना और नंदगांव में खेली जाती है। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके और एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ सकें। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मथुरा जिले के बरसाना और नंदगांव की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। इसमें नंदगांव के पुरुष होरियारे बरसाना आते हैं और बरसाना की महिलाएं पारंपरिक रूप से उन पर लाठियों से प्रहार करती है, जिसे पुरुष ढाल से रोकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के चिकित्सा विज्ञान और रक्त समूह के वर्गीकरण के अनुसार किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है जो किसी भी अन्य व्यक्ति को रक्त दे सकता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है रक्त समूह ओ निगेटिव को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ओ निगेटिव रक्त समूह में कोई भी एंटीजन ए, बी या RH नहीं पाया जाता है, इसीलिए यह बिना किसी विपरीत प्रतिक्रिया के किसी भी मरीज को चढ़ाया जा सकता है। नोट, A+B AB जो है पॉजिटिव को सार्वभौमिक ग्राही या
यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के मुगल साम्राज्य के इतिहास में सम्राट अकबर के शासनकाल और उनकी जीवनी पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों अकबरनामा की रचना किया गया था अबुल फजल के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने फारसी भाषा में अकबरनामा की रचना की थी। इसके 3 भाग हैं, जिसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की नागरिकता संबंधित विशेषताओं के तहत भारत में अपनाई गई एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों यहाँ एकल नागरिकता की बात कही जा रही है, तो यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत में संघ और राज्यों के लिए अलग अलग नागरिकता नहीं है, बल्कि सभी केवल भारत के नागरिक हैं। यह एकल नागरिकता की व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। इसके विपरीत अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के तटीय भूगोल के अनुसार भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। इसमें से किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों यह जो है सबसे ज़्यादा तट रेखा है गुजरात का, और दूसरा नंबर में आता है आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गुजरात की तट रेखा भारत में सबसे लंबी लगभग 1214 किलोमीटर है, क्योंकि इसमें कई मोड़ और खाड़ियां हैं। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत देश भर में क्रिकेट के बैट, लेदर की गेंद और अन्य खेल के सामान के निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उस जिला का नाम है मेरठ। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मेरठ को उत्तर प्रदेश का खेल उद्योग केंद्र माना जाता है। यहाँ बने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल के सामान जैसे क्रिकेट के बैट दुनिया भर में भेजे जाते हैं। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि और आर्थिक क्रांति के अंतर्गत देश में मछली उत्पादन और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई क्रांति को क्या नाम दिया गया था? तो दोस्तों इसे नाम दिया गया था नीली क्रांति। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन यानी तेल उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति का झींगा से और मछली प्याज उत्पादन से है, और रजत क्रांति का जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये सारे के सारे जो उत्पादन हैं संबंधित है, इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, इसलिए इसे आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट की खोज के इतिहास में वर्ष 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों इसका आविष्कार किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने सर्न यानी प्रयोगशाला में काम करते हुए WWW का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ये भी आपको बात याद रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हर साल 22 मई को विश्व स्तर पर जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसकी एक बेहतरीन 22 की ट्रिक याद रखने का है। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस, ये आपको याद रखना है। और इन प्रश्नों से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग
18 में दिए गए आपातकालीन उपबंधों के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद से मिलती है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 352। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश या उसके किसी भी हिस्से में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। भारत में अब तक कुल 3 बार 1962, 1971 और 1975 राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय शोध संस्थाओं के अंतर्गत दवाओं और औषधियों पर शोध करने वाला प्रसिद्ध केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान राज्य के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है लखनऊ में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि CDRI उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। CSIR एक प्रमुख प्रयोगशाला है। इसके अलावा लखनऊ में केंद्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान है और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था भी स्थित है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक और भूमि राजस्व इतिहास में वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों यह शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बनाकर राजस्व वसूलने की यह व्यवस्था शुरू की। कॉर्नवालिस को ही भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि सामान्य वनस्पति विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार पौधों की पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किस जटिल रासायनिक वर्णों की उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों यह होता है क्लोरोफिल यानी पर्णहरित के कारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पत्तियों की कोशिकाओं में मौजूद क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश को सोखकर प्रकाश संश्लेषण के जरिए पौधों को भेजने में मदद करता है। इसके केंद्र में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के नदी तंत्र और मैदानी भागों के भूगोल में किस नदी को उसके अनियंत्रित मार्ग और विनाशकारी बाढ़ के कारण पारंपरिक रूप से बंगाल का शोक कहा जाता है, जिस पर बाद में भारत की पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई? तो दोस्तों वह नदी परियोजना है दामोदर घाटी नदी परियोजना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दामोदर नदी छोटानागपुर पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में भी भीषण बाढ़ लाती है। वर्ष 1948 में अमेरिका की टेनिस घाटी के तर्ज पर भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना बनकर इस बाढ़ पर काबू पाया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि साइबर सुरक्षा और इंटरनेट के अपराधों के अंतर्गत किसी भी उपयोगकर्ता को फर्जी ईमेल, मैसेज या वेबसाइट के जरिए धोखा देकर उसके गोपनीय डेटा जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर चुराने की तकनीकी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है फिशिंग। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फिशिंग एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है। इसमें अपराधी खुद को किसी जानी मानी संस्था या बैंक का प्रतिनिधित्व बताकर यूजर को एक फर्जी लिंक भेजता है और जैसे ही यूजर उस पर क्लिक करके अपनी गोपनीयता जानकारी डालता है उसका डेटा चोरी हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक संशोधन के अंतर्गत किन मील के पत्थर साबित हुए? संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 का ए के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया। तो दोस्तों यह किया गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वर्ष 2002 में पारित 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसी संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है।
हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध आंदोलन के अंतर्गत वर्ष 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया गया था? तो दोस्तों यह नारा दिया गया था करो या मरो का नारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 8 अगस्त 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और देशवासियों को करो या मरो का मंत्र दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के भूगोल और ऐतिहासिक नगरों के संदर्भ में भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों अयोध्या जो है यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा एक अत्यंत प्राचीन और धार्मिक शहर है। सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के नागरिकों के कर्तव्य के अंतर्गत मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इन्हें किस वर्ष और किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? तो दोस्तों यह 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था जो सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। हमारा अगला प्रश्न है कि सामान्य विज्ञान और घोषणा के अनुसार खट्टे फलों जैसे संतरा, नींबू, आंवला में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन सी की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो सकता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से मानव शरीर में अस्कर्विक रोग हो सकता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है यह एस्कॉर्बिक एसिड है की कमी से मसूड़ों से खून आना और घाव ना भरना जैसे लक्षण दिखते हैं जिसे अस्कर्विक रोग कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अपने बेहतरीन धातु शिल्प और विशेष रूप से पीतल के बर्तनों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध जिला कौन सा है जिसे पीतल नगरी भी कहा जाता है? तो दोस्तों पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुरादाबाद को पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प पर की जाने वाली खूबसूरती नक्काशी के लिए जाना जाता है, जबकि अलीगढ़ तालों के लिए और मुजफ्फरपुर गुण के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व के भौतिक भूगोल के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है किन देश में स्थित है जिसे वहाँ स्थानीय भाषा में सागर माथा कहा जाता है? तो दोस्तों यह नेपाल में स्थित है और नेपाल में ही इसे सागर माथा कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और यह नेपाल में स्थित है। इसकी वर्तमान आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और कानून व्यवस्था के आधुनिक सुरक्षा तंत्र के अंतर्गत यदि कोई नागरिक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी या साइबर अपराध का शिकार होता है तो उसे तत्काल किस राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए? तो दोस्तों यह दर्ज करानी चाहिए 1930 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि साइबर ठगी होने के तुरंत बाद 1930 पर कॉल करके शिकायत करने से ठगे गए पैसों को बैंक खातों में ब्लॉक करने में मदद मिलती है। 1090 महिलाएं पावर लाइन और 112 आपातकालीन पुलिस सेवा स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में किस ऐतिहासिक तारीख को घटित हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वैसाखी के दिनों
में जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जुटी शांतिपूर्ण भीड़ पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर मेमोरी के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार कंप्यूटर में स्थित उस मुख्य मेमोरी को क्या कहते हैं जिसके डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता और कंप्यूटर बंद होने पर भी इसका डेटा डिलीट नहीं होता, तो उसे कहा जाता है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रोम एक नॉन वोलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर को बूट करने और जरूरी निर्देश पहले से ही स्टोर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक नृत्यों के अंतर्गत सिर पर तेल के 108 जलते हुए दीपक को भारी पहिया रखकर किया जाने वाला प्रसिद्ध चरकुल्ला नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों यह मुख्य रूप से वर्ज भूमि से संबंधित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चरकुल्ला वर्ज क्षेत्र मथुरा और आसपास का एक घड़े पर दीपक रखकर किया जाने वाला अत्यंत कठिन और प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से होली के बाद राधा जी के जन्मोत्सव पर किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्यव्यवस्था के नियमों के अनुसार भारत का राष्ट्रपति बनने या किसी राज्यपाल नियुक्त होने के लिए उम्मीदवारी की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? तो दोस्तों न्यूनतम आयु जो है यह 35 वर्ष है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 100% पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है भौतिक विज्ञान के तरंग सिद्धांतों और प्रकाश की चाल के अनुसार प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की गति जो है निम्नलिखित में से तो निर्वात में सबसे अधिक होती है और ध्वनि की गति निर्वात में नहीं चलती है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे व्याख्या देखेंगे कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात जहाँ हवा भी ना हो में प्रकाश की चाल सबसे तेज यानी लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को सोखने वाली ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो दोस्तों ओजोन परत जो है सबको बराबर रूप में देखती है यानी कि समताप मंडल के रूप में जानी जाती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि समताप मंडल में जमीन से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस एक घनी परत होती है जो पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास और बौद्ध धर्म के विकास के संदर्भ में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना सबसे पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? तो दोस्तों ये दिए थे सारनाथ में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वाराणसी के पास स्थित सारनाथ के मृगदाव हिरन पार्क में बुद्ध ने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये आपको याद रखना है। इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली और अर्थव्यवस्था के इतिहास में भारत के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो RBI की स्थापना जो हुई थी दोस्तों यह हुआ था 1935 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में RBI की स्थापना हुई थी। बाद में इसका मुख्यालय मुंबई लाया गया। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत एक सामान्य पुलिस थाने का प्रभारी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। उसे तकनीकी रूप से क्या कहना
कहा जाता है? तो दोस्तों इसे तकनीकी रूप से कहा जाता है थाना प्रभारी या स्टेशन हाउस ऑफिसर। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एक थाने के मुख्य प्रबंधक और कानूनी व्यवस्था के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी थाना प्रभारी की होती है, जो आमतौर पर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर का रैंक अधिकारी होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रेडियो, टीवी और मोबाइल नेटवर्क में उपयोग होने वाली तरंगों की आवृत्ति को मापने का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है हर्ट्ज। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1 सेकंड में होने वाले कंपनों या चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं और इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के नदी तंत्र और जल संसाधनों के भूगोल में मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील बुल्लर झील किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों बुल्लर झील जो है यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बुल्लर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है और इसे झेलम नदी से पानी मिलता है। उड़ीसा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो दोस्तों यह प्राप्त है सुचेता कृपलानी को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सुचेता कृपलानी वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जो किसी भी भारतीय राज्य का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी जो उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो दोस्तों यह कहा गया अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा गया है संविधान का हृदय और आत्मा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 32 के तहत यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो यह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इसके तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों के श्रृंखला में मराठा साम्राज्य और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था यह लड़ा गया था 1761 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 14 जनवरी 1761 को लड़े गए इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के भौगोलिक मानचित्र और अक्षांशों रेखाओं के वर्गीकरण के अनुसार पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी 2 बराबर गोलार्धों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो दोस्तों यह रेखा जो है यह स्थित है कितना 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 0 डिग्री जो है अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को कहते हैं, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर हार्डवेयर की कार्य प्रणाली के अनुसार कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करने और डेटा को प्रोसेस करने वाले मुख्य भाग यानी सीपीयू को पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप जो है दोस्तों यह होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके अनुसार मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये 3 रूप होते हैं। इस प्रश्न का हमारा अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन इतिहास और उत्तर प्रदेश के नागरिक भूगोलों के अनुसार गोमती नदी के तट पर स्थित किसी ऐतिहासिक शहर को फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था और जिसे सिराजे हिंद कहा जाता था। तो दोस्तों यह कहा जाता था जौनपुर को। दोस्तों
इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जौनपुर मध्यकाल में शिक्षा और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था, इसीलिए इसे सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता था। यहाँ की टाला मस्जिद बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 50 क्वेश्चन पूरा होता है और 50 क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे द्वारा लाया गया था, जो कि आपने अच्छे से देखा। अब दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।